नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक बंदर के सामने एक कंप्यूटर और एक कीबोर्ड रख दिया और वहां से मैं निकल गया, तो बंदर की कोशिश रहेगी कि उसमें कुछ ना कुछ टाइप करे, और हो सकता है कि कई बार टाइप करने के बाद भी एक ढंग का एक सेंटेंस या एक वर्ड निर्मित नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यही क्रम अगर मैं 50, 60 साल, 70 साल तक करते रहूँ तो हो सकता है एक्सीडेंटली सही, लेकिन हो सकता है कि बंदर एक आध लाइन बराबर टाइप कर दे। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटी। अब ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज से इसी तरह हज़ारों करोड़ लाखों साल पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो है इस धरती के, वो कहीं ना कहीं एक प्रोपोर्शन में फ्यूज़ हुए होंगे और एक जीवित सिंगल सेल्ड एनिमल, जिसका आज हम अमीबा बोलते हैं, ये क्रिएट हुआ होगा। वहाँ से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वहाँ से धीरे 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 इनवर्टिब्रेट्स, फिर बाद में वर्टिब्रेट्स में सबसे टॉप पे मैमल्स, और मैमल्स में ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग इंटेलेक्चुअल कहलाता है प्राणी, क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। अब वो क्यूरियोसिटी के कारण, जिज्ञासा रहती है, उसके कारण वो बहुत कुछ शोध कर सक्सेसफुल और कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहा है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे अभी मैंने जब पहली बार पत्थर को लेकर स्पार्क किया होगा, वो अग्नि का आविष्कार हुआ। वहाँ से लेकर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की बात करते हैं हम, और सबसे ज़्यादा इंसान क्योंकि प्रगतिशील है, रिफॉर्म्ड है, सिविलाइज्ड है, इस वजह से ये सब पॉसिबल है। तो ये क्यूरियोसिटी की भी जब बात निकली तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो स्वर्गीय प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करने की बात कही थी, और उसी से देश का विकास और एक हेल्दी और इंटेलिजेंट नेशन बन सकता है। इस मूल मंत्र को लेकर नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक स्कूल टीचर दीप्ति बिष्ट मैडम, इन्होंने एक बहुत अच्छा संकल्प किया है, और वो बच्चों को क्यूरियोसिटी पैदा करेंगी और उस क्यूरियोसिटी से बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। क्या परिणाम हुए उसके आज हम उनसे चर्चा करेंगे, और क्यूरियोसिटी कितना इजी है या कितना टफ है बच्चों में डेवलप करने के लिए, खासकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो बच्चे हैं उनमें ये किस्म की क्यूरियोसिटी पैदा करना और उनको एक साइंटिस्ट लेवल की दिशा दिखा देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम बात करेंगे मैडम से, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं जैसे बता रहा था, क्यूरियोसिटी एक बहुत इंपॉर्टट वर्ड है कलाम साहब की डिक्शनरी में जी, और ये जब तक के पैदा नहीं होता है बच्चों में, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकते जी। आपके क्या विचार है इस पर? पहले तो मैं अपने सभी आदरणीय हमारे रिस्पेक्टेड जो NMC के जो महान जो आदरणीय सर हैं, कमिश्नर सर हैं, EO सर हैं और हमारी HM है, उन सभी को नमस्कार करती हूँ। मेरे सहपाठी शिक्षक को भी, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। सर, आपने ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इंग्लिश में एक कहावत है जिसका मैं हिंदी वर्जन करना चाहती हूँ कि मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे याद रहा, लेकिन जब मैंने किया तो मुझे समझ गया। मतलब when I hear I forgot, when I see I remember, but when I did I can understand। तो ये जो अंडरस्टैंड वाली भूमिका है, जब तक ये नहीं आएगी तब तक बच्चों में क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ देखना या सुनना काफ़ी नहीं होता। जब हम अध्ययन अध्यापन की बात करते हैं, जब हम सिस्टमैटिक लर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ नेचर, कि प्रकृति का सिस्टमैटिक अध्ययन करना ही नेचर है। तो क्यूरियोसिटी जब हमको पैदा करनी है तो सच में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। विशेषकर हमारे NMC के बच्चे, महानगर पालिका के जो बच्चे जिस एरिया से आते हैं, जिस परिसर से आते हैं, उनकी जो जीवन यापन की जो स्थिति होती है वो बहुत कठिन होती है। हमारा ध्यान सबसे पहले उनको शाला तक लाना है। किसी भी विद्यार्थी में सक्सेसफुल होने के, सफल होने के 4 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो उसे नियमितता चाहिए, स्वच्छता चाहिए, तीसरा उसका डिसिप्लिन चाहिए, और चौथा उसका स्टडीज़ चाहिए। तो जब तक पहले 3 आएंगे, रेगुलरिटी चाहिए, नियमित स्कूल में आना ही है और शाला तक लाने का काम करना, उसके बाद में उनके क्यूरियोसिटी। तो इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बस वही मेथड्स हम अपनाते हैं। तो इसमें से शुरू में कैसा होता है कि विद्यार्थियों को विज्ञान एक ऐसा विषय है, गणित और विज्ञान एक ऐसा विषय है, आमतौर पर विद्यार्थी सर उससे थोड़ा सा दूर भागते हैं। लेकिन अब तो हम तो शिक्षक हैं, हमको तो ऐसा लगता है जिस प्रकार बाकी सीखना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, साइंटिफिक वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने के लिए उस विषय के प्रति भी रुचि चाहिए। तो उस विषय के प्रति रुचि करने के लिए हमको एक बहुत बड़ा माध्यम मिला।
मुझे गत 25 वर्ष हो गए हैं, तो मैंने अपना सफ़र महानगर पालिका में 1997 से शुरू किया सर। और 1997 से मैं सुरेंद्रगढ़ स्कूल में साइंस टीचिंग करती हूँ और मेरा विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो हमारे शाला में एक पत्र आया और वो पत्र था अपूर्व विज्ञान मेला के बारे में। तो हमारी एचएम ने कहा कि मैडम कुछ बच्चों को ले जाइए और ये दिखाइए, पहली बार ऐसा हो रहा है। उन्होंने हमको 1 घंटे का समय दिया सर। और जब मैं बच्चों को लेके निकली, 20 बच्चे थे मेरे साथ, 25 बच्चे थे मेरे साथ, और हम लोग सब साइकिल से, ऑटो से, कोई गाड़ी में गए। तो जब हम वहाँ गए, हमको 1 घंटे का समय था सर। हम वहाँ से शाम को 4 बजे आए, 3.5 से 4 घंटे रहे। तो ऐसी क्या बात हुई होगी विद्यार्थी की जिसने कभी प्रयोगशाला नहीं देखी, और ये जो अपूर्व विज्ञान मेला है, वहाँ हमको जो देखने को मिला कि कबाड़ से जुगाड़ और छोटे छोटे प्रयोग देखने को मिले। तो हमने तो उसी दिन से अग्रवाल सर जी को अपना गुरु मान लिया, क्योंकि हमारी भी वही कंडीशन थी, हमारे पास भी साधन और स्रोतों की बहुत कमी थी जी। और जब वो 100 प्रयोग बच्चों ने देखे और उसको इस्तेमाल करने के लिए ढक्कन, रिफिल, बॉटल, पेंसिल, कागज, ऐसी चीज़ें जो घर में सहज दैनिक जीवन में उपलब्ध हो जाती हैं। तो जब हम आए, और सर यकीन कीजिए उस दिन का साथ और ये अपूर्व विज्ञान मेला का 25वां साल, 1 साल नहीं छूटता कि हम लोग वहाँ जाते नहीं और हमारे बच्चे वहाँ पे रिसोर्स बन के खड़े होते हैं और सभी आने वाले जितने भी प्रेक्षक हैं सबको खुद प्रयोग करके दिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज पाया हमने बच्चों में। मतलब मैं बोलता हूँ फुल क्रेडिट गोज टू यू एंड टीचर्स लाइक यू जिन्होंने इस क्यूरियोसिटी को जगाया। लेकिन एक साथ साथ में एक वार्निंग भी है, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। ये भी एक मतलब ओवर अगर कुछ होता है क्यूरियोसिटी तो शायद हो सकता है उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने एक बैलेंस्ड विजन दिया स्टूडेंट्स को। जी। हम बात कर रहे थे कि आपने जो विज्ञान मेले की बात की, फिर बाद में अग्रवाल साहब की बात की, आपने उनको भी सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मिनिमम कंडीशंस में उन्होंने मैक्सिमम देने की कोशिश की और आज भी उनका वही एक प्रयास है। जी सर। आपने साइंस टीचर जैसा इस जर्नी में आपने कहा 25 साल बिता दिए, तो कुछ जीवन में अप्स एंड डाउन्स तो आए होंगे जी, खासकर इस प्रोजेक्ट को लेकर, आपके जो साइंस प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो उसके बारे में जरा बताइए। जी सर, आपने सही कहा कि कुछ जैसे जो बहुत ज़्यादा यदि किसी चीज़ में हो जाता है तो कैसा होता है उसके अप्स एंड डाउन्स और उसकी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद ये मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य था कि मुझे जो स्टाफ, मेरे जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे और जो वो काफ़ी अच्छे मिले। तो शुरुआत हमने तो अपूर्व विज्ञान मेला से कर दी है, लेकिन वहाँ पे हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई। फैसिलिटीज़ जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सभी का, देखो गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ही होता है, बिल्डिंग्स अच्छी होती है, सब होती है, लेकिन बच्चे जहाँ से आते हैं वो जो परिसर होता है जहाँ जहाँ ये स्कूलें हैं, कंडीशन वहाँ पे होती है, लेकिन हमने उसको ध्यान नहीं। देखिए जब आप अध्ययन अध्यापन की बात करते हैं तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए? आमतौर पे सब बोलते हैं पढ़ने के लिए सारी फैसिलिटी चाहिए, ऐसा नहीं है। पढ़ने के लिए एक शिक्षक का मार्गदर्शन और बच्चे की जिज्ञासा, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हमने उसी चीज़ को लिया मैंने पहले कि अब हमको अपूर्व विज्ञान मेला तो हमने देख लिया। दूसरे दिन से बच्चों ने अपने घर से प्रयोग लाए, कुछ मैग्नेट्स लेके आए, कुछ ग्लासेस लेके आए, कुछ बिस्लेट जो पानी की बोतलें खाली रहती है उनमें छेद करके प्रयोग बनाना शुरू किया। तो विज्ञान कोपरा बना दिया उन्होंने। मैंने कॉर्नर में अपने क्लास की कि आज से हमारी ये विज्ञान कोपरा है, और हमको देख के अच्छा लगता था कि बच्चे पाठों में से पढ़े हुए उसी को फॉलो करते थे, इन्वॉल्व हो गए थे। अब बात थी कि अब इनके बच्चों की रुचि को कंटिन्यू, देखो वहाँ पे जाना करना बहुत सरल है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत कठिन है। तो मुझे ऐसा लगा कि अक्सर मैं सुनती थी कि बच्चों ने यहाँ प्रतियोगिता जीती, वहाँ प्रतियोगिता जीती, न्यूज़पेपर आते थे स्कूल में तो हम पढ़ते थे। तो इनको कोई ऐसा योग्य प्लेटफॉर्म देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का नियम ही है, यदि हम बात करते हैं बच्चों को तो हमको क्या है, बच्चों के स्किल को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। और इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन, यदि आप झाड़ के नीचे बैठ के शिक्षक और विद्यार्थी पढ़ रहा है तो भी उसके बीच में यदि वो टॉकिंग हो रही है फिनलैंड की और इंटरनेशनल लेवल की, तो वो पढ़ाई बहुत उत्कृष्ट ठहरती है। तो मुझे ऐसा लगा इनको देना चाहिए प्लेटफॉर्म। उसी समय हमारे स्कूल में ना उसके ठीक 6-7 साल बाद हम लगातार अलग अलग कॉम्पिटिशन में जाते रहे। इंस्पायर अवार्ड सरकारी मानक, इंस्पायर अवार्ड मानक प्रतियोगिता शुरू की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसका लेटर आया। तो हमारे मुख्याध्यापिका ने कहा, मैडम ये एक बहुत अच्छा मौका है,
आप बच्चों को ले जाइए। मैंने कहा इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। उस समय ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता था। तो हमने क्या किया, अब कैसे प्रयोग चुनना, बच्चों को कैसे चुनना, मेरे लिए एक चुनौती थी, क्योंकि सभी बच्चे बोल रहे थे हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे। लेकिन तो हमने क्या किया, एक आइडिया बॉक्स रखा स्कूल में। शनिवार के दिन एक आइडिया बॉक्स रख दिया सर, और बच्चों को बोला कि तुम्हारे मन में कोई भी ऐसी एक प्रयोग होगी वो तुम इसमें डाल दो, उसका डिस्कस करेंगे हम। आप डालो, आपके मन में क्या है, कौन सा प्रयोग डालना चाहते हैं। तो जब चिट्ठी खुली उसकी, तो करीबन 200 से 250 चिट्ठियाँ उसमें जमा थी। एक एक विद्यार्थी ने 3-3 डाल रखी थी, क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कि ये होना चाहिए, बारिश कैसे होती है, ऐसे। तो उसमें से एक बच्चे ने कहा कि मुझे ना आकाश गंगा दिखानी है, प्लेनेटेरियम, ये शब्द भी लिखा। 8वीं कक्षा का बच्चा था वो। तो क्योंकि उनका लेसन चल रहा था, उनका फर्स्ट ही चैप्टर था तारामंडल और कॉन्स्टलेशन, स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। तो जब हमने खोला, मैंने उसको बुलाया, क्या है, क्या दिखाना है, ये क्या लिखा है। तो बोले मैडम मुझे ना तारे देखना बहुत अच्छा लगता है, क्या हम दिखा सकते हैं तारे। और मेरे लिए ये चुनौती, मेरे तुम कैसे दिखाओगे, 8वीं कक्षा के बच्चे हो, कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बनाना है, मॉडल बनाना है, ले जाना है। तो मैं करके लाता हूँ बोले कुछ। तो मैंने बोला ठीक है। तो दूसरे दिन हम सब स्कूल आए सर, और जैसे ही आए तो पूछा उससे, तो उसने एक छाता निकाला। मैंने बोला ये क्या है, उसमें बहुत सारे छेद थे। बोले मैडम ये छाता है, उसने अगरबत्ती से छेद कर रखे थे। मैं बोले इससे क्या दिखेगा। तो उसने फिर नीचे से टॉर्च मारा, और यकीन कीजिए उसने अपने पुराने दादाजी की छाते में छेद करके पूरे तारामंडल दिखाया था, सप्तर्षि से लेके व्यास तारे से लेके ध्रुव तारे से लेके सब। उसी आइडिया को हमने फॉलो किया, सिंपल एफर्ट। उसी आइडिया को हम आगे लेके गए। फिर हमने कहा, सबकी मदद ली हमने, टेक्नीशियंस की, और हमने जो जूस की छतरी है उसको तारामंडल में कन्वर्ट किया। 20 मीटर ऐसा ब्लैक कपड़ा लगाया हमने, और नीचे से 4 कुर्सी लगा के LED की सहायता से वो बनाया। वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया, फिर वो हमारा स्टेट लेवल पे गया, नेशनल लेवल पे गया। ऐसे फिर दूसरे साल फिर आया। दूसरे साल एक बच्ची बोली कि मैडम हम ऐसा, हमारी स्कूल में सुविधाएं नहीं है, आजकल सोलर वोलर चला है। तो फिर हमने दूसरे साल फिर बनाया। तो उस बच्चे क्या बनाना है, तो बोले मुझे ग्रीन स्कूल बनानी है। तो ऐसे ग्रीन स्कूल में कैसे बनाएगी, तो बोले 2 मंजिल बिल्डिंग में। तो उसने सब दिखाया। बोले मैडम इसमें खिचड़ी कंपोस्टिंग दिखाएंगे, नाइट गार्डन दिखाएंगे, सोलर सिस्टम दिखाएंगे, प्रेरणा मीटर अलर्ट लगाएंगे, मेरा नाम प्रेरणा, कि हर 100 मीटर के बाद 100 यूनिट हो जाता है तो बेल बजेगी, बच्चे बिजली नहीं चलाएंगे। ये उसका कॉन्सेप्ट था, 7वीं कक्षा के बच्चे। वो हम गए, लेकिन उनको भाषा नहीं आती थी, अपने घर में रखा उसको। तो इंग्लिश हिंदी मराठी सिखाया और हमने वो बनाया। तो वो भी हमारा सर डिस्ट्रिक्ट लेवल गया, स्टेट लेवल गया, नेशनल लेवल गया। और वो बच्ची से हमने उसको सब याद करवाया था, लेकिन हमने उसे ये याद नहीं करवाया था। तो जजेस ने उससे पूछा, प्रेरणा बहुत अच्छा बता रही हो, तुम्हारी स्कूल ऐसी है क्या। और हमने इसका उत्तर नहीं बताया था। वो बच्ची ने क्या जवाब दिया, सर मेरी स्कूल ऐसी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारी गवर्नमेंट स्कूल ऐसी बने। और उस पर उसका जजिंग हुआ, और उसने फिर सर से हाथ मिलाया, और वहाँ प्रगति मैदान में तीसरे साल फिर ऐसे ही हुआ। अब ये तो है, बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। फिर एक ब्रेवरी बैग बनाया, जो काफ़ी चर्चित हुआ महानगर पालिका में, कि एक बैग जिसमें सारा GPS सिस्टम लगा रहेगा, जो उसकी टीचर से जुड़ा रहेगा, उसके एक सिम उसकी ट्यूशन टीचर से जुड़ा रहेगा, HM से जुड़ा रहेगा। तो यदि वो कोई भी यदि उसका बैग स्नैच करेगा तो वो अलर्ट हो जाएगा और वो पूरा डिटेच हो जाएगा। वो भी हमारा वो मतलब किसी ने पेटेंट कर लिया वो। लेकिन ये सारे नेशनल अवार्ड्स के हमारे विनिंग है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी जी। और मैं अगला सवाल वही पूछने वाला था आपसे कि आपने कहा कि NMC के जो बच्चे थे उनका जो बैकग्राउंड है, जहाँ से आते हैं, जिस परिसर से आते हैं, जी जी, वो नॉट सो हेल्दी रहता है, और उनका माइंडसेट भी कुछ अलग ही रहता है जी। तो क्या तकलीफ हुई आपको उनको ट्रेन करके क्यूरियोसिटी पैदा करना, और बाद में आपने जो लेवल्स बताए नेशनल लेवल तक गया जी जी, तो उसके अप्स एंड डाउन्स के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, कैसा होता है कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसको बच्चा स्कूल में आने के बाद में कैसा होता है, टीचर की सभी बातें सुनता है वो, लेकिन क्या होता है उसके पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जी। तो हम क्या करते थे, पहली बार तो पेरेंट्स आते, एक शनिवार का दिन ही होता था, क्योंकि सारे मजदूर वर्ग के हैं, अपने जीवन यापन के लिए वो सुबह सुबह निकल जाते हैं। तो शनिवार का दिन हम चुनते थे पालकों से बात करने के लिए। तो जब पालक आना बंद कर दे, क्योंकि वो आ नहीं पाते थे तो परिसर के ही थे, तो हमने हर शनिवार को उसमें शिक्षकों ने पालकों के घर जाना शुरू किया। जब वो हमने मुहिम चलाई तो उनके पालकों को लगने लगा नहीं, ये स्कूल में ज़रूर कोई बात है, यहाँ के टीचर्स घरों तक पहुँचते हैं, और कन्विंस करते थे। बच्चा यदि 2 भी दिन अनुपस्थित रहता था तो उसको घर बुलाने जाते थे कि क्या हो गया भाई, क्यों नहीं आ रहा है, आपका बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा है, आप उसको भेजिए। तो इसकी मम्मी को कन्विंस करना, माताजी को, पिताजी को कन्विंस करना, पढ़ाई का महत्व बताना,
तब वो लोग अपने बच्चों को रेगुलर भेजने लगे। और यकीन मानिए सर, स्वच्छ भी कपड़े, उनके रहने का ढंग, उनका टिफ़िन, मतलब धीरे धीरे पालकों तक पहुंचने की जब उनके मन में ये बात समझ में आई, मेरे टीचर्स मेरे बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं, तो हमको स्कूल में बच्चे लाना ही था। और 350-400 बच्चों की वो स्कूल थी, तो उसमें बच्चों को हमने कन्विंस किया और उनको ये समझाया कि ये काम करोगे, दुनिया में आप पॉजिटिव काम करके आगे बढ़ोगे, तब आपके स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा तो आपके बच्चे का तो नाम जाएगा ही। और धीरे धीरे करके आप बच्चे जैसे भी अच्छे शिक्षकों मिले। को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स का जो एक इमेज है उसको आपने पूरा निकाल दिया और एक न्यू इमेज प्रोजेक्ट किया आपने। जी। जी। हाल ही में आपने एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जी। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन जो है जी चेन्नई के पास आपने लॉन्च जी, करवाया, जी। कुछ नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 20 जी स्टूडेंट्स जी हैं जी आपके गाइडेंस में। जी। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पर हाँ एज सर, कम्पेयर टू अदर जी स्टेट्स? एक मैं थोड़ा सा लॉकडाउन की ओर जाना चाहती हूँ। जी। हमारे शिक्षकों के जो कार्य है, देखिए हम 5H सिस्टम पे बिलीव करते हैं। पहला H है हेड, मस्तिष्क, मतलब उसका मतलब है थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। दूसरा H है हार्ट, डेडिकेशन के साथ काम करना। तीसरा H है हैंड। चौथा है होप, कहीं तो भी होप होती है। और पांचवा हैप्पीनेस। तो जब ये पांचों मिलते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उसके। तो अब मैं थोड़ा सा लॉकडाउन जो हमारे लिए कोविड-19 का जो काल आया, हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन लेना, बच्चों को कन्विंस करना, ऐसी पूरा विश्व जिस परिस्थिति से गुजर रहा था। लेकिन हमको, आपने सुना भी होगा, शाळा बंद पण शिक्षण शुरू, मतलब स्कूलें भले ही बंद है लेकिन एजुकेशन बंद नहीं होना चाहिए। तो उस दौरान भी शिक्षकों ने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की। हम भी 10th क्लास का पूरा काम करने से लेके, स्कूल जाने से लेके, बच्चों को हमने बगीचों में पढ़ाया, मंदिरों में पढ़ाया, हमको जहाँ जहाँ सुविधा मिली हमने लॉकडाउन के पूरे चीज़ों का मास्क। तो उस दौरान 10वीं कक्षा की 2 बच्चियाँ थी हमारे पास, तो हमने एक लिंक भरी, एक लिंक आ गई। बहुत सारे बच्चे ना, बहुत सारे बोलते मैडम ये भरे क्या, रमन साइंस की लिंक आती है, कोई कंपटीशन की लिंक आती है। तो वो लिंक आई, वो APJ अब्दुल कलाम रामेश्वरम द्वारा उनके मिशन, उनके जो पौत्र हैं, उनकी संस्था है, उसमें ऐसा बताया गया था कि बच्चों को उपग्रह बनाने के लिए चुना जा रहा है। तो 10वीं क्लास की स्वाति और काजल थी। तो मैंने अपने EO मैडम को फ़ोन किया, मिश्री कोटकर मैडम थे उस समय, उन्होंने बोला ठीक है। और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उन्होंने भी बोला भर, तो हमने भर दिया अनायास। और जब पता चला उनका सिलेक्शन भी हो गया वो, और सिलेक्शन में लॉकडाउन में ही जब उनको ऑनलाइन 10 से 12 दिन 15 दिन उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिली, और उनकी फ़ीस, क्योंकि फ़ीस देना उनकी उस समय उस प्रोजेक्ट की फ़ीस 10,000 रुपये ईच स्टूडेंट थी। तो ये फ़ीस तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे, उनके जो मार्टिन ग्रुप है, उन्होंने दोनों बच्चों की फ़ीस भरी। और उनको पूरा जाने आने का खर्चा हमारे जो EO मैडम हैं, हमारे जो कमिश्नर सर हैं, जोशी सर है, राधाकृष्णन सर है, उन्होंने दिया। तो वो बच्चियों ने सैटेलाइट बनाया, और वो खुद उन्होंने हीलियम बलून की सहायता से 100 सैटेलाइट पूरे लॉन्च कर दिए रामेश्वरम में जाके। उसका ये पार्ट 2 है सर। अभी फिर 22 में ऐसा आया कि इस बार सैटेलाइट नहीं है, और जो बच्चे ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं उनको आता, लेकिन वो 10th में थे, 11th में आ गए, अभी 12th में आ गए बच्चे। तो वो आया कि रॉकेट बनाना है इस बार बच्चों को। और कहीं तो भी मेरे मन में था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे हो, क्योंकि रॉकेट साइंस इज़ नॉट ए ईजी साइंस, उसके हर एक चीज़ बहुत कठिन होती है सीखना। तो मैंने अपनी स्कूल की 8वीं और 9वीं कक्षा की बच्चियों को चुना, मतलब इच्छा को चुना और सृष्टि को चुना, क्योंकि दिमागी तौर पे वो विज्ञान और गणित उनका अच्छा था। तो मुझे ऐसा लगा कि इनको, तो उनसे उनकी बार बार टेस्ट ली मैंने, बातें की, तो बोले मैडम हम ज़रूर करेंगे। और ऐसे ही फिर मैंने ये प्रोजेक्ट अपने जो एक्स मेयर थे उनके सामने रखा, और अपने कमिश्नर से, राम जोशी सर थे, राधाकृष्णन सर थे, अपने जो हमारे जो एजुकेशन ऑफिसर थे पुसेकर सर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर है उपासी सर, उनके सामने रखा। वो तुरंत मान गए सर, बोले मैडम आप लेके जाइए, लेकिन एक काम कीजिए, सिर्फ आपके बच्चों को मत लेके जाइए, आप NMC के सभी बच्चों को लीजिए। तो मैंने 10 स्कूल से 20 बच्चे उन्होंने दिए, और 10 टीचर्स दी। और सर उन्होंने, जब हमने ये किया, अब फीस का प्रश्न था, अब फीस बढ़ चुकी थी। हमारे नागपुर महानगर पालिका नागपुर में एक फाइल पे एक बच्चे पे 15,000 खर्चा कर 1.5 लाख का जो अमाउंट है, उनकी फ़ीस हमारे एजुकेशन ऑफिसर ने और कमिश्नर सर ने भरी, क्योंकि बच्चे तो ऐसी जगह से थे कि दे नहीं पाते थे। तो मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
और वो बच्चों ने उपग्रह के बारे में पूरी सैटेलाइट, पिको सैटेलाइट बनाए, 150 पिको सैटेलाइट, जिसमें से 10 नागपुर में बने। नागपुर के पल्लोटी भवन में उसका ये हुआ, वर्कशॉप हुआ और बच्चों ने वो सुबह से लेकर शाम तक खुद बनाए, उसके सिस्टम सीखे, कौन से ग्रेड होते हैं। और ये सैटेलाइट करने क्या वाले थे, ये आकाश में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी, वॉइस सेंसर, इसमें सब सेंसर्स लगे थे, उसका अध्ययन करने वाले थे। और इसको फिट करना था एक 2.5 मीटर के रॉकेट में, जिसका वजन 60 kg था, और ये सब विद्यार्थियों को करना था। तो जब बच्चे सिलेक्ट हुए तो बना लिया। अब बात आई रामेश्वर वहाँ जाने की, पट्टीपुलम जाने की। तो मेरे साथ टीचर्स थे, जिनके पेरेंट्स तैयार हुए, जो टीचर्स तैयार हुए, जो स्कूलें तैयार हुई, उसमें से हम लोग टोटल 13 लोग पट्टीपुलम गए। और 19 फरवरी को ये हुआ, लॉन्च हुआ। और जा करके जब वो अनुभव है ना सर, जो तेलंगाना की जो गवर्नर थी सौंदरराजन और वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे, वो सब आए। और वो जो भारत भर के जो 5000 बच्चे थे, और जिसमें से नागपुर महानगर पालिका के 20 बच्चे थे, उनको जो अनुभव मिला है वो वास्तव में सर ऐसा लगता है विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा नाम करती है जी। और मेन इम्पोर्टेंटली आपका जो फोकस है वो प्रैक्टिकली ओरिएंटेड है, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इस वजह से स्टूडेंट्स में एक इंटरेस्ट आता है। जी। यहाँ एक सवाल पूछना चाहता आपसे मैं, कि आप एक टीचर हो, ऊपर से एक लेडी हो, तो कौन कौन से चैलेंजेस आ जाते हैं? घर भी संभालना है, स्कूल भी संभालना है, बच्चों को भी क्यूरियोसिटी बुझानी है, तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं? जी, ये सही बात है कि एक स्त्री के लिए भूमिका, क्योंकि वो पत्नी की भूमिका में, बहन की भूमिका में, माता की भूमिका में वो घर में तो निभाती है। स्कूल में एक शिक्षक की भूमिका है। लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं ना, मेरा कैसा है कि जब मैं शाला में आती हूँ तो मैं घर भूल जाती हूँ, और जब मैं घर में रहती हूँ तो स्कूल का काम करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप स्कूल में पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि मैट्रिक होता है मेरे पास। तो ये कैसे हुए, मुझे परिवार का पूरा सपोर्ट है, पूरी तरह से। बच्चे भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि मम्मी बहुत डेडिकेटेड है, और उन्होंने पूरा जीवन अपना एजुकेशन के लिए लगा दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों में शिक्षा का निर्माण, उनमें शिक्षा जो दान है वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो हैं, एक समाज की ओर से लास्ट कौन है? शिक्षक है। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लास्ट कौन है? शिक्षक है। तो एक कहीं तो भी घर छोड़ने के बाद बच्चा एक स्कूल में आके जो 6-7 घंटा बिताता है, वो शिक्षक को अपना सर्वोपरि मानता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो 400-500 बच्चे हमारे साथ हैं, और इतने सालों से प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक जो बच्चे होते हैं, इतने सारे अभी तो महानगर पालिका के हर स्कूल में हमारा जाना आना होता है, तो और घर के आसपास के भी जो बच्चे होते हैं, वो घर में आना, बात करना, तो उनको एक फोकस्ड होकर के प्रैक्टिकली जो चैलेंज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है घर की जिम्मेदारियाँ कम है, बाहर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, और ये करना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंटली वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देयर इज अ विल, आप उसको फॉलो करें। आपने कई सारे अचीवमेंट्स गिनाए आपने जी। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो सम्मान मिला, हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ, वो कहते हैं ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर पौधों में पानी डाल, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। तो मेरे लिए पुरस्कार एक बस उत्साह, मोटिवेशन का काम करते हैं। जैसे सुबह का अखबार शाम को रद्दी हो जाता है, तो पुरस्कार क्या है? ये जीवन में काम करने की आपको प्रेरणा देते हैं। पुरस्कारों के लिए कभी कोई काम नहीं करता। बहुत सारी ऐसी संस्था है जो बुला कर पुरस्कार देती है, वो सब सेकेंडरी है। आप यदि लगातार काम करेंगे तो आपके काम को हमेशा एक समाज में मिलेगा, आपको स्थान जरूर मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है ये सब पुरस्कार मेरे लिए एक प्रोत्साहन का काम करते हैं। और धन्यवाद है सभी संस्थाओं का, क्योंकि पिछले साल एक जो पुरस्कार मिला वो पुरस्कार नहीं था, वो एक कंपटीशन था जो पूरे भारत भर के टीचरों में हुआ था, जिसका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट अवार्ड। तो सभी स्टेट्स के लोग आए थे, 16-17 स्टेट्स के लोग आए थे उसमें, और वो 7 महीने चली प्रतियोगिता सर। उसमें पहला ऑनलाइन प्रेजेंटेशन था, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन था, और उसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन था, एग्जाम्स थी। ऐसे करते करते जब आखिरी 10 थे तब वो पोस्ट वायरल हुई कि महानगर पालिका की दीप्ति बिष्ट को बेस्ट 10 में जगह मिली है। फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें होमी भाभा वगैरह के अच्छे उन्होंने जो इंटरव्यू लेने वाले थे, तो सभी लोगों के फ़ोटोज़ बिल्कुल प्रयोगशाला के कांच, लेबॉर्ट्रीज थी, मेरे साथ अपूर्व विज्ञान मेला की फ़ोटो थी, और मुझसे उन्होंने 2-3 सवाल पूछे।
तो जब मेरा 10 मिनट तक इंटरव्यू चला तो मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन जब डिक्लेयर हुआ तो सर टॉप में हाई स्कूल की ओर से पूरे इंडिया में मुझे डिक्लेयर हुआ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने काम देखा, मुझसे बहुत सारी बातें बहुत बार पूछी उन्होंने कि आपने कैसे किया, क्या किया, और मेरे पिक्चर्स कैसे थे, बलून के साथ, बॉटल के साथ, ज़मीन पे बैठे हुए, क्योंकि जो ओरिजिनल कंडीशंस थे वो दिखाना ज़रूरी था, उसी को दिखाना था। मैंने लगातार यदि 30 साल तक काम किया है तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों की मुस्कुराहट और प्रशासन का मेरे पीछे आशीर्वाद, मेरे घर परिवार का सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाले टीचर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा का क्षेत्र, कोई यदि शिक्षक होता है उसके लिए बहुत बड़ा वरदान है, और हमने हर विपरीत कंडीशंस में काम करना है। और यदि आप अच्छा काम करोगे तो आपके साथ सारा समाज खड़ा रहेगा, आपका पूरा परिवार खड़ा रहेगा, आपका समाज, आपका ऑफिसर्स खड़े रहेंगे, आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। जी, तो मैडम क्या मैं सेफली कंक्लूड कर सकता हूँ कि आपके घर में अवार्ड ज़्यादा बर्तन कम? ऐसा बोल सकते हैं आप। बोल सकते हैं सर, सही बात। चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो है टेक्निक्स। जी, जब कोई टीचर किसी टेक्निक से पढ़ाता है या पढ़ाती है तो उसके पीछे कुछ एक रीजनिंग होता है। जी, अब हम दो टाइप की बातें करेंगे, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। जी, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स या क्लासेस लेते समय किस किस्म की दिक्कतें आती है, प्रैक्टिकल में क्या सुविधाएं आपको लगती कि ये ठीक है, प्रैक्टिकल ज़्यादा होनी चाहिए? ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है सर कि मैं महाराष्ट्र पाठ्यपुस्तक लेखन मंडल समिति में हूँ, और 6वीं से 11वीं तक की किताबें लिखी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और जिसमें जनरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, प्रोजेक्ट की कॉपीज़ है। आपने ये सही कहा कि जब हम थियरी पढ़ाते हैं, और ये किसी लेखन मंडल किसी एक का काम नहीं होता, ये पूरी कमेटी का काम होता है, एक कोर वर्क होता है, ये टीम वर्क होता है। तो जब हम काम करते हैं, अब मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथ में कभी किताबें नहीं होती सर, मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा पसंद करती हूँ। और आपने यदि आप मेरे वीडियोस देखेंगे, और मैं रिसोर्स रह चुकी हूँ महाराष्ट्र की, अभी भी हूँ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मुझे भेजते हैं। आइजर में मैंने अभी तक मैंने 500 से ज़्यादा शिक्षकों की, फिर उन्होंने 15,500 टीचरों तक हम पहुँच चुके हैं, यानी भारत भर के 9 लाख बच्चों तक पहुँची हूँ मैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका भी वैसे ही होता है, मैं डिफरेंट मोड्स अपनाती हूँ। जैसे बॉडी सिस्टम को मैं कभी चार्ट्स के ज़रिए नहीं पढ़ाते, वो मैंने अपना विशेष एप्रन बनाया हुआ है, हेलमेट का मैंने ब्रेन बनाया हुआ है, मैंने किडनीज बनाई हुई हैं अपनी, तो मैं उसको एंटरटेनमेंट के ढंग से पढ़ाती हूँ। मैं हमेशा, मैं जैसे मेथड्स, क्विज मेथड कर लिया, मुझे गाने का, मैं भजन के तौर पे, सिंगिंग के तौर पे, ड्रामा के तौर पे, मोनो एक्ट के, विज्ञान को नए तरीके से देखती हूँ, विज्ञान को काव्य के माध्यम से पढ़ाती हूँ। ये कंसेप्ट होना जरूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रुचि, आपने शुरुआत हमने रुचि से की थी, तो रुचि कैसे आएगी यदि बहुत एक कठिन विषय जैसे पर्यावरण, उसको इकोसिस्टम को समझाना, परिसंस्था को समझाना, पेड़ों के बारे में जानकारी देना, तो ऐसा लगता है ये तो किताबों में लिखी है, उसको कुछ नए ढंग से। तो बहुत सारे हमारे भजन मंडल है हमारा बच्चों का, वो गाने बनाता है फिल्मी धुन पे आधारित, फिर वो बच्चों के हम लोग हर सैटरडे गाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने नई की है जो शिक्षकों को बहुत पसंद आती। मेरी एक पोस्ट भी बहुत वायरल हुई थी, 2-3 बार वायरल हुई है। मैं एक पोस्ट डालती हूँ, मैंने साइंस विद दीप्ति मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, और इंस्टाग्राम वगैरह पे है। तो जब मैं डालती हूँ तो उसमें मैक्सिमम मुझे बहुत खुशी हुई, 1 मिलियन व्यू मिला। तो मेरे लिए भी एक बहुत अचीवमेंट है। हाँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये पसंद आता है। ये सवाल इसलिए पूछा मैंने आपसे कि हम जब स्कूल में पढ़ते थे जी, तो हमारी जो टीचर है, हिस्ट्री टीचर, वो हमको पास ही में एक थिएटर था, वहाँ पर लेके गई, और हिस्ट्री में शिवाजी महाराज की जो कहानी है, राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये कंप्लीट 3 घंटे में उन्होंने दिखाया, और उसके बाद उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। जी। मतलब प्रैक्टिकल का एक ज़्यादा इम्पैक्ट होता है माइंड पे, सोल पे। क्या फ्यूचर एम्स क्या है मैडम? मैंने 10 साल पहले ये सोचा था कि हमारे बच्चे रॉकेट लॉन्च मिशन में भाग लेंगे, और रॉकेट लॉन्च मिशन में मैं 2 नाम लेना चाहूँगी। एक मिलिंद चौधरी सर हैं, जो APJ अब्दुल कलाम मिशन के महाराष्ट्र हेड है, और मनीषा ताई है। ये दोनों के सहयोग से हमको जो पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। कभी हमने नासा के भी ख्वाब देखे हैं। आगे चल के 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं। एक तो मेरा नया अभी आने वाला प्रोजेक्ट है कि साइंस को अलग अलग लैंग्वेजेस में, जैसे सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, मराठी में तो हम जानते हैं, लेकिन जैसे जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, चाइनीज़ हो गया, तो ये
इंटरनेशनल जो कन्वर्सेशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, एक ही चीज़ को अलग अलग भाषाओं में क्या बोलते हैं, तो मराठी था। तो ये जो कन्वर्सेशंस है ये आने वाले समय में अपने 5वीं से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है कि वो कैसे बात करेंगे। तो उसके मुझे बहुत खुशी होगी कि ये चीज़ें आगे जाए। और इसके अलावा भी 2-3 मिशन है। क्रिटिकल थिंकिंग का एक मिशन है जो अभी प्रोजेक्ट चालू है कि बच्चों में हायर थिंकिंग लेवल कैसे निर्माण हो, क्योंकि लोअर थिंकिंग लेवल तो निर्माण होता ही है, ये इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज, जी हाँ, जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। और क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कठिनतम चीज़ों को सोचना और उसको ईजी करके पढ़ाना। तो वो एक लेवल भी बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों में। ओवरऑल एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होना जरूरी है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। समय निकला जा रहा है मैडम जी। शॉर्ट में एक मैसेज अगर आपको देनी है तो क्या देंगे आप? यही कि विज्ञान एक तलवार है, तीखी इसकी धार है, और संभल कर समझ कर करे जो प्रयोग वही सबसे ज़्यादा होशियार है। कण कण में है ज्ञान जो गए अगर पहचान वो, दुनिया अपनी सारी है, ऐसी सोच हमारी है, वैज्ञानिक सोच हमारी है। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच मैडम, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।